नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो परीक्षा नज़दीक है, तो इसी निमित्त हम लोग कक्षा 12वीं के हिंदी के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ये पहला लेक्चर है, तो हम मुख्य प्रश्नों को देखेंगे और उसकी व्याख्या भी देखेंगे। तो प्रश्नों के साथ साथ व्याख्या पर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक प्रश्न लिखकर मैंने 5 प्रश्नों को उसके साथ साथ जोड़ दिया है व्याख्या में, ताकि आपका एक रिवीजन बहुत तेज गति से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला लेक्चर है, इसमें हम 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला प्रश्न आपके समक्ष है, जो आपको याद होगा। स्मरण शक्ति आप तेज रखिएगा, मैंने सारा अध्याय आपको पढ़ाया है, तो आप देखेंगे कितने प्रश्न आपको याद है ना। तो देखिए पहला प्रश्न आपके समक्ष है। तो हिंदी कक्षा 12वीं का गद्य खंड है और टेस्ट क्रमांक और यह रिवीजन आप जिसको जो समझ पाते हैं समझिए। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी बात खुल जाती है कि नहीं। तो कितने कानों तक बात जाती है ना, तो बात खुल जाती है। बात खुलना मतलब बात प्रचारित हो जाती है, गोपनीयता खत्म हो जाती है। तो विकल्प दिए गए हैं, ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 6। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप सोच पा रहे होंगे सही उत्तर अभी तक। तो बालकृष्ण भट्ट के अनुसार 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प डी के साथ आप जाएंगे। तो जिन्होंने विकल्प डी लगाया है उनका सही है। अब व्याख्या देखिए, व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। तो व्याख्या में क्या दिया है, मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया है। जैसे कि सबसे पहले बातचीत जो निबंध शुरू होता है, तो विधा कौन सी है, निबंध है, और इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। तो इसमें लेखक बताते हैं कि वाक शक्ति जो मनुष्य को मिला है वो ईश्वर का दिया गया उनको क्या है, वरदान है। उसके बाद कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति बात करता है ना, तो उसका मन हल्का हो जाता है। तो जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो बातचीत के जरिए बाहर भाप बनकर निकल जाता है, ये लेखक कहना चाह रहे हैं। उसके बाद लेखक बहुत सटीक बात करते हैं कि जब कोई व्यक्ति बोलता है तब उसके क्वालिटीज़ के बारे में पता चलता है कि उसके अंदर क्या गुण है, क्या दोष है, उसकी विचारधारा क्या है, अलग अलग बिंदुओं पर वो कैसे सोचता है। तो लेखक ने कहा है कि सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता। और बेन जॉनसन का कथन आपने पढ़ा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। और एडिसन का मत है कि असल बातचीत 2 व्यक्तियों में होता है। सभी महत्वपूर्ण पहलू आपके समक्ष है। और 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। और जब 4 से अधिक व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं तो लेखक उसको कहते हैं राम रमौवल। क्या कहते हैं, राम रमौवल। इस शब्द से अभी परिचित होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि आपके समक्ष है कि बातचीत के निबंधकार कौन है। अभी मैंने आपको बताया कि बातचीत के निबंधकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट। तो दिनकर की कौन सी कृति आपको पढ़नी है, अर्धनारीश्वर। नामवर सिंह की कौन सी रचना है, प्रगीत और समाज। जयप्रकाश नारायण की कौन सी रचना है, संपूर्ण क्रांति। इसी प्रकार ये मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको दिया है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। अगर आपको याद आ रहा है कि मोहन राकेश की कौन सी कृति है, अगर आपको आ रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी कृति है आपको पढ़ना, अगर आपको आ रहा है कि जे कृष्णमूर्ति ने कौन सा संभाषण लिखा है, शिक्षा, उसी तरह अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, रोज अज्ञे के द्वारा लिखा गया है। तो क्या आपको लेखकों के बारे में और उनके द्वारा लिखित अध्यायों के बारे में याद आ रहा है। क्या आपको याद आ रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर ने ओसदानीरा लिखा है। क्या आपको याद आ रहा है कि मलेज ने हंसते हुए मेरा अकेलापन लिखा है। क्या आप स्मरण कर पा रहे हैं कि एक लेख और एक पत्र भगत सिंह की रचना है, जिसमें लेख का विषय क्या है, विद्यार्थी और राजनीति, और पत्र उन्होंने अपने मित्र सुखदेव को लिखा है। अगर इस प्रकार से आप याद कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी ठोस है। तो मैंने इसलिए लिख दिया है कि आप स्मरण करेंगे देखकर कि क्या मुझे ये सारे बिंदुओं, ये लेखक और अध्याय के नाम, रचना और रचनाकार के नाम मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि नहीं, है कि नहीं। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है और ये कथन है। कथन वाले प्रश्न तुलनात्मक रूप से थोड़े कठिन होते हैं, इसलिए परीक्षा में अगर कथन के प्रश्न आ जाएं तो आप प्रयास करिए उससे बचने का। लेकिन अगर आपको आता है सही तरीके से तो आप उसको टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो उससे बचने का प्रयास करना है। विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती हैं। स्ट्रगल, जब व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है ना, जब ठोकर लगता है तो व्यक्ति और मजबूत बनता है और अच्छे तरीके से आगे बढ़ता है जीवन में, है कि नहीं। तो वही कह रहे हैं, विपत्ति जो है व्यक्ति को पूर्ण बनाती है। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है, चुनौती नहीं है, वो उसका जीवन अपूर्ण है। और ये कथन किसका है, तो विकल्प दिए हैं भगत सिंह, जे कृष्णमूर्ति, जयप्रकाश नारायण और अज्ञे। तो ये जो कथन है मित्र हमारा भगत सिंह का है। ठीक है, तो कितने लोगों ने भगत सिंह लगाया है, जरा मन ही मन विचार करिए। तो भगत सिंह का कौन सा अध्याय है, एक लेख और एक पत्र, और लेख का विषय क्या है, विद्यार्थी और राजनीति, और पत्र उन्होंने लिखा है अपने मित्र
सुखदेव को। भगत सिंह आप जानते हैं शहीद दिवस मनाते हैं, 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दी गई थी। इनके माता का नाम विद्यापति और पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। इनके चाचा का नाम अजीत सिंह था। इनके पिता सरदार सिंह, किशन सिंह और अजीत सिंह दोनों लाला लाजपत राय के सहयोगी थे और पूरा का पूरा परिवार इनका क्या था, स्वतंत्रता सेनानी था। इनकी पुस्तक का एक नाम दिया गया है पंजाब की लिपि और उसकी समस्या, और आप जानते हैं ये पंजाब के थे। ये भी प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न और आसान सा प्रश्न कि रोज शीर्षक में, रोज किसकी कृति है, रोज है अज्ञेय की, तो इस शीर्षक में कौन पलंग से नीचे गिर गया, और विकल्प दिया पिंटू, महेश्वर, टीटी और मालती। तो आप प्रश्न के उत्तर तक पहुंच पाए होंगे। उत्तर है रोज में पलंग पर से कौन गिर गया, तो टीटी। रोज के 3 पात्र यहां दिए गए हैं, मालती, महेश्वर और टीटी। मालती इस कहानी की क्या है, रोज कहानी की है नायिका है। इसका पति है कौन, महेश्वर, जो क्या है, चिकित्सक है, डिस्पेंसरी में काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने लिख दिया है कि रोज जो है किसकी कृति है, अज्ञेय की। कौन सी विधा है, तो कहानी है। और पहले इसको क्या कहते थे, गैंग्रीन। गैंग्रीन एक बीमारी का नाम था। इसके 3 पात्र हैं, मालती, महेश्वर, टीटी और लेखक स्वयं, जो मालती के दूर के भाई हैं और उनके मालती के घर जाते हैं और उनके घर में देखते हैं कि किस प्रकार से शोक की एक छाया है, मालती का जीवन कितना नीरस हो गया है। इसका वर्णन लेखक ने इस कहानी में किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो ये प्रश्न है कब हुआ, ये फैक्ट वाला प्रश्न है। तो फैक्ट के प्रश्नों से भी बचने का प्रयास करना है परीक्षा भवन में। अगर आप फैक्ट एक्यूरेट जानते हैं तभी टिक करिए। तो अज्ञेय का जन्म क्या आपको याद है, विकल्प दिए गए 7 मार्च 1911, 23 अप्रैल 1911, 18 मार्च 1912 और 25 मई 1913। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जी हाँ, जिनको याद है 7 मार्च 1911 को अज्ञेय का जन्म हुआ। अज्ञेय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखिए कि अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ। इनका पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनकी रचनाओं में मैंने 2 रचनाओं का नाम लिखा है, शेखर एक जीवनी, जिसके 2 भाग हैं। और शेखर एक जीवनी क्या है, ये उपन्यास है। कौन सी विधा है, उपन्यास है। और इनकी एक और विधा नदी के द्वीप, दोनों याद रखना है। शेखर एक जीवनी कितने भाग, 2 भाग। कौन सी विधा, उपन्यास। उसके बाद देखिए 1930 के बाद इन्होंने नियमित लेखन शुरू किया। इंद्र सभा नामक नाटक इन्होंने बचपन में लिखा था और ये तार सप्तक के संपादक हैं। अच्छा, कुछ यहाँ पर मैंने बिंदु दिया है कि किसके पिता का नाम क्या था। जैसे बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट। भगत सिंह के पिता का नाम क्या था, सरदार किशन सिंह। उसके बाद अज्ञेय के पिता का नाम क्या था, हीरानंद शास्त्री। इन सब फैक्ट्स को भी आपको याद रखना है। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, ये दिनकर की कृति अर्धनारीश्वर है और पूछा गया किसका कल्पित रूप है, तो आप उत्तर तक पहुंच पाए होंगे। शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। ये दिनकर की कृति है अर्धनारीश्वर, जिसमें उन्होंने बताया है कि आधा अंग किसका है, पुरुष का, और आधा अंग किसका है, नारी का। अर्धनारीश्वर केवल इस बात का प्रतीक नहीं कि नारी और नर जब तक अलग हैं तब तक दोनों क्या हैं, अधूरे हैं, बल्कि इस बात का भी प्रतीक है कि पुरुष में नारित्व की ज्योति और यह कि प्रत्येक नारी में पौरुष का स्पष्ट भाव हो। कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को मैंने शामिल किया है जिनको आप पढ़ लेंगे। अगला और 7वां प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था। देखिए विकल्पों से मैंने विकल्प इस तरीके से रखा है कि आपके 4 तथ्य आप महत्वपूर्ण रिवाइज कर पाएंगे। जैसे हीरानंद शास्त्री किसके पिता का नाम था, तो अज्ञेय के पिता का नाम था हीरानंद शास्त्री। बेनी प्रसाद भट्ट एकदम पहुंच पा रहे हैं आप, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम था। सरदार किशन सिंह बिल्कुल भगत सिंह के पिताजी का नाम था। और उत्तर क्या बच गया, हर्षु दयाल। तो हर्षु दयाल जयप्रकाश नारायण। देखिए किस प्रकार से मैंने 4 लोगों का नाम लिखा और चारों किसी न किसी के पिता हैं और विकल्पों में आपको पूछा जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप याद करेंगे जोड़ जोड़कर कि इसके पिता का नाम क्या था, ये कौन सा विकल्प है, इसके बारे में मैं क्या जानता हूँ, तो आपकी तैयारी और प्रगाढ़ होगी और आप मजबूती से परीक्षा भवन में प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो 8वां प्रश्न है कि कहाँ का दलाल कहा गया जयप्रकाश नारायण को। सब लोग परिचित हैं कि जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया। मैं तीव्र गति से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, इसमें कम समय में अधिक से अधिक तथ्यों को आपको देखना है। तो क्योंकि ये परीक्षा के समय पढ़ने वाली सीरीज़ है, तो एग्जाम के ठीक पहले जब आप इस सीरीज़ को देखेंगे तो परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर आप बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ दे सकेंगे। तो व्याख्या में लिखा है कि संपूर्ण क्रांति क्या है, भाषण है। पटना के गांधी मैदान में छात्र आंदोलन का नेतृत्व तो 1974 में किया और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। और इसी में उन्होंने कहा था कि मुझे किसी व्यक्ति से विशेष से झगड़ा नहीं है,
मुझे किसी व्यक्ति विशेष से झगड़ा नहीं है, मुझे सिर्फ उनकी नीतियों से झगड़ा है, उनके कार्य करने की प्रणाली से झगड़ा है। तो यहाँ लिखा हुआ है 1974 के छात्र आंदोलन में जुड़े रहे और इनकी पुस्तक का नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी और इनका जन्म स्थान कहाँ है? सिताब दियारा। लाना सिंह का गांव का नाम बताइए, कितने लोग पहुंच पा रहे हैं इस प्रश्न पर? लाना सिंह के गांव का नाम, लाना सिंह के गांव का नाम क्या था? मांझे। बिल्कुल, जो लोग मांझे पर टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर के पास पहुंच गए हैं। तो लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था, जो चंद्रधर शर्मा की गुलोड़ी कहानी है जिसमें युद्ध की कथा, दिव्य प्रेम की कथा, प्रेम पर बलिदान की कथा है, वो उसने कहा था। तो इसमें लिखा हुआ है उसने कहा था का मुख्य पात्र है लाना सिंह, नायक है कहानी का, पोस्ट में क्या है? जमादार है। सूबेदार कौन है? हजारा सिंह। लाना सिंह कौन है? जमादार है। किस रेजिमेंट में है? 77 सिख राइफल्स में है लाना सिंह। और इसके अन्य पात्र हैं सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, विदूषक वजीरा सिंह और डाक बाबू पोलूराम। 10वां प्रश्न है कि गुलेरी जी की कहानी कौन सी है? बहुत आसान सा प्रश्न है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, रोज अज्ञेय की है, त्रिश उदय प्रकाश की कहानी है और उसने कहा था, गुलेरी जी द्वारा लिखा गया है। गुलेरी जी द्वारा कुल 3 कहानियां लिखी गई, सुखमय जीवन, बुद्धू को काटा और उसने कहा था का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1915 ईस्वी। अब इन प्रश्नों का उत्तर देखिए, आप ढूंढ पा रहे हैं कि नहीं ढूंढ पा रहे हैं? बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था? तो क्या था आपके मन में आया? बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम था पार्वती देवी। क्या नाम था? पार्वती देवी। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 1907 में। कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया? 12 वर्ष की उम्र में। अज्ञेय की पहली कहानी इलाहाबाद की किस पत्रिका में छपी? किस पत्रिका में छपी? याद कर पा रहे हैं? जी हाँ, सेवा पत्रिका में। और अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयंवृत बन गया और उसने नारी को कली बना दिया? तो यह पुरुष के बारे में है। तो क्या आप इन सभी प्रश्नों को याद कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप और अच्छे तरीके से अपने पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे। तो आज की सीरीज में इतना ही। हम प्रत्येक दिन 15 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। आप मेरे साथ रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।